Namaskar and welcome to Dr. Speak. I'm Gautam Roy. Well, India is in a lockdown till the 3rd of May and it's showing results as well. The rate at which the number of those infected has been slowing down. Several activities, particularly those related to farming, have opened up in green zones starting today, where the virus spread has been controlled. But these are not permitted as yet in the containment zones or in hotspots. This program puts you in direct touch with specialists and experts on all your pandemic related queries, be they lockdown related as well or the relaxations for that matter. For the next 1 hour, अगले 1 घंटे के लिए हमारे जो चिकित्सक एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, वो जवाब देंगे। सभी जो आपकी शंकाएं हैं, जो भी आपको पूछना है सवाल कोरोना वायरस के पैंडेमिक से जुड़ा हुआ या फिर इस लॉकडाउन से जुड़ा हुआ, आप पूछ सकते हैं। हमारे 2 नंबर भी हैं, 011-2338-7031 and 011-2309-7655। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, 011-2338-7031 और 011-2309-7655। हमारी फ़ोन लाइनें खुली हुई हैं अगले 1 घंटे के लिए 2 से 3 बजे के बीच में, और उस पर आप कॉल करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जो कि मैं डॉक्टर्स के पास लेके जाऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद भी हैं, उनका परिचय भी मैं दूंगा आपको। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं @DD News Live, और ट्विटर का भी हैंडल यही है, और वहाँ भी आप एक पिन ट्वीट है ट्विटर में, उसमें आप जवाब जहाँ पे रिप्लाई करना होता है वहाँ पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 डॉक्टर हमारे स्टूडियो में हैं। डॉक्टर बलविंदर सिंह हैं, ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के। हमारे साथ डॉक्टर पुनीत मिश्रा भी हैं, ये प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन के और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के। और हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा भी हैं, HOD हैं न्यूरोलॉजी के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर बलविंदर सिंह, आपसे पूछना चाहूँगा, नाउ दैट इन सम एरियाज एट लीस्ट इन द कंट्री these restrictions have been relaxed because these areas are relatively coronavirus free. They're not in the hotspot, they're not among the hotspots, and they're in the green zone. What kind of a conduct should those people who are heading out or who have headed out of their homes are back at work, probably even in agricultural fields, किसान हैं जो हमारे लगे हैं, लोग मंडियों में भी जा रहे हैं, उनको किस तरह से अपना एक व्यवहार रखना चाहिए ताकि वो कोरोना वायरस से बचे रहें? हाँ जी, ये बहुत ही, गौतम जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लॉकडाउन रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो डूज़ एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, उसको भूल जाएंगे। देखिए, इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी सोशल डिस्टेंसिंग आपको बिल्कुल उसी तरह से रखनी है जैसे आप लॉकडाउन में रखते आए थे। दूसरा, आपको ये देखना है कि आप अपने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जैसे हैंड वॉशिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना है। अपने हैंड्स को आप बहुत अच्छे से वॉश करिएगा, 20 सेकंड्स का टाइम लेके, अच्छे से सोप लेके रनिंग वाटर से धोइएगा हाथ। और एक चीज़ और है इसमें, जो कि आप मार्केट में जाएंगे, जैसे आप रिलैक्स्ड हो जाते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, कुछ मिल्क वगैरह जो रोज़मर्रा की चीज़ें लेने जाते हैं, तो वहाँ पे भी दूसरे इंसान से कम जो है 3 फीट या मैं कहूँगा 1.5 मीटर की दूरी तक रहें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अक्सर आप रिकवर कर जाएंगे, केसेस वहाँ नहीं है, ठीक है, रिलैक्सेशन दिया गया और लाइफ का चलना भी बहुत ज़रूरी है। परंतु अभी हमने सुनने में आ रहा है कि कुछ कई बार साइलेंट कैरियर्स भी होते हैं। इसके कई तरीके हैं इन्फेक्शन फैलने के। ये फोमाइट्स जो होती है ना, जैसे हैंकी होता है, बॉटल है आपके हाथ में पानी की या कोई बैग वगैरह, उस पर भी ये बैठ सकता है। तो अपनी जो आपने डूज, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, उस पर बिल्कुल उसी तरह से ध्यान देना है जैसे आप पहले देते आए थे। आप घर में आए, आते ही सबसे पहला काम करिए, सिंक की तरफ जाइएगा और अपने हाथ धोइएगा, अच्छे से हाथ मसल के धोइएगा, अपने फेस को धोइएगा, और जो भी आपके कपड़े हैं आप दिन में जो है उसको चेंज जब करें तो उसको गर्म पानी में डाल दें। अब मेरे से एक सवाल पूछा था किसी ने कि डॉक्टर साहब, अगर हम जैसे बाज़ार से सब्जियाँ लेके आते हैं तो हमें क्या पता उन सब्जियों के बारे में वो सेफ़ हैं कि नहीं खाना, और क्या करना चाहिए, या बर्तन है तो क्या करना है। तो इसमें देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब्जियां जैसे लेके आए हैं या फल लेके आए हैं, सब्जियों को आप रनिंग वाटर में थोड़ी देर के लिए एक पतीला लें, उसमें डाल के थोड़ा नमक डाल दें और उसमें थोड़ी देर के लिए सब्जियों को भीगने दें और उसको फिर अच्छे से वॉश करके उसको पैकेट बना के रख लीजिएगा। फल अगर लेके आते हैं तो फलों को भी आप अच्छे से धोइएगा, है उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा होता है, जो बेकिंग सोडा घर में होता है, वो पानी में डाल के धोइएगा। और इसी तरह से बर्तन है, देखिए, एक दूसरे के बर्तन में खाना नहीं खाना है। अक्सर हमारे जो फैमिलीज़ होती हैं इंडियंस में, छोटी फैमिलीज़ होती हैं, कमरे थोड़े छोटे होते हैं, तो सब लोग इकट्ठा बैठ के मत खाइएगा।
एक या एक दो मेंबर फैमिली के जैसे बैठ के खा लीजिएगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और उसके बाद दूसरे दो लोग खा लें, और इस बीच अपने जो बर्तन है वो बहुत अच्छे से धोएं। एक बर्तन दूसरे बर्तन का नहीं यूज़ करना है, दूसरे का टॉवल नहीं यूज़ करना है, हैंकी अपना अपना रखना है, अपना ग्लास, अपना चम्मच, अपने बर्तन थोड़ा अलग रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। लॉकडाउन का मतलब खुल जाने से ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम से फ्री हैं। हमें एहतियात तो बरतनी होगी कम से कम 3 महीने और। डॉक्टर मिश्रा, इसके साथ एक सवाल ये भी बनता है दैट पीपल हैव कंसर्न अबाउट सेल्फ डिक्लेरेशन. They feel that if they feel that they have some symptoms and people largely आप लोगों को पता है कि किस तरह के लक्षण होते हैं. इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से, अशोक शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पर. अशोक, आप अपना सवाल पूछिए. हेलो. हाँ, गो अहेड. सर, सभी को नमस्कार. नमस्कार सर, जैसा कि अभी आपने बताया फोमाइट्स के बारे में, कि जैसे हम बाहर खुले बाजार से सब्जियां और फल खरीदते हैं तो उन पर संक्रमण उनसे ना फैले हमें, तो इसके लिए क्या डिटर्जेंट पाउडर से धोना होने के लिए सही रहेगा? अच्छा, मैं डॉक्टर मिश्रा से कहता हूँ आपके सवाल का जवाब दें. डॉक्टर मिश्रा, आप इनका सवाल ठीक से सुन पाए थे? इनका शायद जो कंसर्न है वो ये है कि जो बाज़ार से सब्जियां या जो फल आ रहे हैं उनको उनसे संक्रमण हो सकता है, तो क्या डिटर्जेंट पाउडर से धोएं? शायद ये सवाल जो मेरी समझ में आया है. देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, कि हम क्यों इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि आप बाज़ार से आते हैं तो फल और सब्जियों को धोएं. जो भी सरफेसेस हैं ये वायरस वहाँ पर ज़िंदा रह सकता है. अगर आपका जो वेंडर है, जो सब्जी वाला है, या किसी भी जहाँ पे से भी आ रही है, वहाँ से अगर कोई उसके हाथ में उसने खांस लिया है, वहाँ से कफ बलगम लग जाता है, वो सब्जी के ऊपर आ सकता है, और आपने उसी सब्जी को छुआ तो ज़रूर आपको चांसेस हो सकते हैं. तो बाहर से आप जो भी चीज़ लेके आते हैं तो उसमें कुछ एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है. देखिए, हर चीज़ ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल परफेक्शन के साथ या 100% कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल सोल्यूशंस है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि आप अगर सब्जी लाते हैं तो आपको कैसे धोनी है, फल लाते हैं तो आपको कैसे धोनी है, तो उन एहतियात का रखें. उसके अलावा मैं एक चीज़ आपसे जो कहना चाहूँगा, आप बाज़ार से जब भी कोई भी सामान लेके आते हैं तो उस सामान को एक तो अलग रखें. सबसे पहले अपने हाथ धोएं, क्योंकि जब भी आपने बाज़ार से कोई सब्जी उठाई है, कोई फल उठाया, तो आपने उसको छुआ है और वो कीटाणु आपके हाथ में हो सकते हैं, जिससे कि आप अपना चेहरा अगर छू रहे हैं तो वो आपके उसके द्वारा संक्रमण आपको हो सकता है और जा सकते हैं. जहाँ तक रही बात डिटर्जेंट से साफ़ करने के लिए, तो ऐसा अभी तक कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, और मुझे लगता है कि डिटर्जेंट के कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जिनसे अगर आप सब्जियां धोते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकें. इसीलिए डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि जो फल हैं उनको आप मीठे सोडे के पानी से धो सकते हैं, जो सब्जियां हैं उनको नमक के पानी से धो सकते हैं, और भी कुछ ऐसे वॉश आते हैं जिनसे कि फल और सब्जियाँ धोई जा सकती हैं. लेकिन डिटर्जेंट से धोना जहाँ तक मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा. अच्छा, और डॉक्टर साहब, अगर फलों को भी नमक से धोने तो उसमें कोई हर्ज है क्या? अगर स्वाद बिगड़ सकता है उनका, बस यही है मेरे ख्याल से कंसर्न. बिगड़ सकता है. देखिए, एक तो हमें प्रोबेबिलिटी समझनी पड़ेगी. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी हमें इस वायरस के साथ कुछ दिन रहना है, ऐसा नहीं है कि एकदम चला जाएगा. तो कुछ एहतियात तो हमें बरतनी है. सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया कि क्योंकि सबके घर में शायद मीठा सोडा इस वक्त हो या ना हो, नमक तो होता ही है. सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप जब लेके आते हैं ना, अगर खासकर फल और सब्जियों की बात कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप फल लेके आते हैं तो आप उससे कुछ भी नहीं है तो आप अच्छे साफ पानी से धोएं, अपने हाथ अच्छी तरीके से साबुन और पानी से धोएं. और उसके बाद देखिए, सब्जियां आप पकाते हैं, अगर सब्जियां प्रेशर कुक हो जाती हैं तो उसके अंदर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो है वो जिंदा नहीं बचने वाला उस टेम्परेचर पे. जहाँ तक फल हैं उनको आप पील ऑफ करके खाते हैं. सपोज आप केला लेके आते हैं और आपने उसे अच्छे से धोया, उसको आपने छीला और उसके बाद खाया, तो उसके अंदर कोई ऐसा चांसेस नहीं है कि आपको हो जाएगा. द ओनली थिंग इज कि आपने अगर उस केले में संक्रमण है ऊपर की सतह पे और आपने उसको छुआ हुआ है और उसी को आपने फेस पे कहीं लगाते हैं तो जरूर चांसेस हैं. तो इसीलिए मैं कहता हूँ, बाहर से आएँ तो सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से भली भांति कम से कम 20 सेकेंड तक धोएं, या फिर आप कोई अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है उससे हाथों को साफ रखें. बार बार चेहरे पर ले जाने से हाथों को बचें. ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिससे कि आप संक्रमण का खतरा कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं. डॉक्टर सिंह, आप कुछ जोड़ना चाहते थे इसमें? हाँ, थोड़ा सा इसमें मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जैसे लॉकडाउन रिलैक्स हो गया, अभी डॉक्टर मिश्रा उन्होंने बहुत अच्छे से आपको इनफैक्ट डिटेल से समझा दिया है. मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करूँगा कि लॉकडाउन रिलैक्स हो के जैसे आप जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आपको अगर यदि कोई तकलीफ़ होती है, आजकल देखिए इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से भी कॉमन है,
और लॉकडाउन से बाहर निकलने के बाद ऐसा नहीं है, हो सकता है आपके अंदर संक्रमण हो और वो मैनिफेस्ट हो, ऐसा तो हालांकि वो रिलैक्सेशन वहीं दिया जाता है जहाँ केसेस बहुत कम हो जाते हैं, जहाँ पे चांसेस होते हैं कि अब और केसेस नहीं आ रहे हैं तो रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। अगर आपको कोई भी इस तरह की तकलीफ होती है जिसमें आपको बुखार आ जाए, बहुत तेज सूखी खांसी आए और इसके साथ साथ क्या हो कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो, तो घबराइएगा नहीं, उसमें घबराने से कुछ नहीं होगा। आप अपना एक अच्छे नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाइएगा, स्पेशलिस्ट को जाके दिखाइएगा, क्योंकि वहाँ जाने पे आप खुद ही सोच लेंगे मेरे को कोरोना हो गया फिर से, नहीं ऐसा नहीं है, कोरोना नहीं हुआ होगा। आप वहाँ जाइएगा, डॉक्टर आपका टेस्ट करेंगे कोरोना का, कोरोना का टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि ये कोरोना आपको हुआ है या नहीं हुआ है। अदरवाइज़ ये आपको कॉमन जैसे कोल्ड हो जाता है, कभी कोल्ड बिगड़ जाता है, या चेंज ऑफ वेदर से भी थोड़ा सा हो जाता है, एलर्जी कंडीशन होती है। तो कुल मिला के जो जनरल प्रिकॉशन है, मेरे दोस्त डॉक्टर पुनीत मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से समझाया, कुछ थोड़ा हमने बताया, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि अपनी हेल्थ को लाइटली ना लें, अपनी हेल्थ को लाइटली ना लें, अच्छा खाना खाएं, नींद अच्छी करें और साथ में दूसरे लोगों का हेल्प करें। आपके आसपास जो पड़ोसी हैं, आपके जो फैमिली में वो लॉकडाउन से बाहर निकल के आए हैं, तो उनको थोड़ा सा बताइएगा कि भी हाँ हमने डॉक्टर साहब से ये सीखा था, डॉक्टरों से, तो उनको भी थोड़ा एजुकेट करिएगा ताकि पूरे समाज का कल्याण हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ डॉक्टर धमीजा, मानसिक पहलू भी काफ़ी अब एक बड़ी डिमेंशन हो गया है, इसका एक बड़ा पहलू हो गया है, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए, कई इलाकों में तो ये रिलैक्सेशन जो आज से हुआ है वो नहीं मिला है, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं या फिर जो हॉटस्पॉट्स हैं, और करोड़ लोग वहाँ भी हैं, उनकी मानसिकता भी इस वक्त काफ़ी प्रभावित होगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ अमित कुमार जुड़े हैं मुंगेर से, उनका सवाल ले लेते हैं। अमित, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब को प्रणाम। प्रणाम जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, हाँ, तो हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि छत पर जो हम लोग घंटों बैठते हैं, क्या वो बैठना उचित रहेगा? डॉक्टर बलविंदर सिंह, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? हाँ, आप लॉकडाउन रिलैक्स हुआ, आप अपने घर की छत पे जाके बिल्कुल बैठ सकते हैं, सूरज की धूप निकली है जरूर बैठिएगा, लेकिन फिर एक ही वही बात ध्यान रखना होगा, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं भूलना है। आप थोड़ी थोड़ी दूर पे कुर्सी रख के बैठ सकते हैं, चारपाई पे 3-4 लोग मत बैठिएगा, या कोई सोफ़ा पड़ा है उस पर मत बैठ जाइएगा। छत पे आप अपना बैठिएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रख के बैठिएगा, और अपने पास एक रुमाल ज़रूर रखें, आप अपना रुमाल ज़रूर रखें, या कोई कपड़ा कॉटन का ज़रूर रखें कि आपको छींक आए या खांसी आए तो उससे अपने मुंह को, नाक को ढक लें हैं, और आप बैठ सकते हैं धूप में। इसमें कोई घबराने की, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और डॉक्टर मिश्रा, ये जो धूप सेकने वाली बात है, ये भी काफ़ी सटीक है, चाहे आपको कोरोना वायरस से बचना हो या फिर अगर खासकर आप किसी भी बीमारी से, सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं, किसी भी बीमारी से रिकवर कर रहे हो, तो नॉर्मली डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि धूप ज़रूर सेकिए, स्पेशली दिन में 10 और 11 बजे के बीच में। क्या इस केस में भी वो लागू होगा? देखिए, बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो मैं इसी चीज़ को, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि छत पे बैठने का जो कहा डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छे से बताया। आपकी अपनी छत है, आप ज़रूर बैठिए, सिर्फ ध्यान इस चीज़ का रखिए कि वहाँ पर बैठ के आपको अड़ोसियों पड़ोसियों को बुला के उस छत पे मीटिंग नहीं करनी है। जैसे अक्सर देखा गया कि आपके नीचे वाले हैं, बीच में जो रह रहे हैं, सारे 4 या 5 फैमिलीज आ गई हैं और आपने सोचा लॉकडाउन है और हम यहाँ गप्पे मार रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो नहीं अच्छी बात है। आपकी अपनी छत है, आप बैठिए, या दूसरा एक परिवार बैठे, या जिसके पास बालकनी है उसमें बैठे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लॉकडाउन का जो उद्देश्य हो रहा है, जो वो कहीं ना कहीं फेल होगा और आपको संक्रमण की आशंका रहेगी, आप दूसरों को करेंगे। फिर दूसरी चीज़ आपने पूछा है कि जहाँ से धूप का सवाल है, देखिए, धूप में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कीटाणुओं का नाश करते हैं, और इसी वजह से हम हमेशा ही कहते हैं कि धूप अगर घर के अंदर आती है तो बहुत अच्छा रहता है, क्रॉस वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छा रहता है। दूसरा जो धूप का फ़ायदा होता है वो विटामिन डी के जो आपके स्टोर्स हैं उसको भरने में और उसको प्रोड्यूस करने में मदद मिलती है, और वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए बहुत सारी चीज़ों में मददगार होता है। आज की तारीख में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी, पहले हम विटामिन डी के बारे में उतना नहीं जानते थे, लेकिन अब ये देखा गया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें विटामिन डी का रोल है। यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि कोरोना में भी शायद है, जो कि अभी प्रूवन नहीं है। तो मैं ये कहूँगा धूप में बैठना अच्छा है, अपने घर को क्रॉस वेंटिलेटेड रखिए, वो बहुत अच्छी बात है, और अपना जो मन है वो प्रसन्नचित रखिए, पौष्टिक खाना खाइए। और जहाँ तक बात रही है कि अड़ोसियों पड़ोसियों से, तो उनसे दूरी बनाए, आप फ़ोन से बात कर सकते हैं, बाकी चीज़ों से संपर्क में रह सकते हैं। ये मन को प्रसन्नचित रखने की जो बात है, डॉक्टर धमीजा, आपसे भी जानना चाहेंगे, बिकॉज दीज डेज सिंस पीपल आर इन लॉकडाउन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न अबाउट mental health as well.
there is concern about domestic violence too these days. It's peaking because of this lockdown situation. How does one tackle these sort of negative things from coming into our lives because of lockdown and the fear of coronavirus pandemic? I think it's but natural to have a reaction to this kind of a prolonged lockdown or this social distancing, when you are not allowed to interact with other people, or you're allowed on a phone or on social media. So this is a reaction for the patient also. When you are told a diagnosis of a COVID-19, so you react differently. It's natural to have anxiety. It's natural to have a little bit of a irritability, little bit of depression, little bit of every person reacts in a different way. But let me tell you that we all have our body has its own hormones or endorphins which produces to tackle all these fluctuations in the level of your mental status. So this is one factor which is coming up in a big way in the literature also. So just to tell you that the COVID-19 is just not a respiratory illness now. There are a lot of other symptoms coming up in the literature. So last 2 months we have seen a number of studies coming up in the literature which are telling us that it's just not the fever, cough and breathlessness. Right. There are people who are coming up with strokes, and people are coming up with seizures, people are coming up with headaches, people are coming up with extreme weakness or lethargy. So they are all symptoms away from which we don't usually suspect in a patient with a COVID-19. So these are the symptoms which normally a doctor would or a patient would not suspect to be a COVID-19. Okay. But these are unusual symptoms which are number of these patients are coming up with these symptoms, and all of us should be alert to these kind of unusual presentations. Right. So that's Let's what bring we- another caller. Iqbal Singh is joining us from Ludhiana. Iqbal, आप अपना सवाल करिए. गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को। इकबाल सिंह, मेन बाजार हठूर, तहसील जगराउं, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। सर मेरा क्वेश्चन ये है भाई ना, देखो जैसे नो स्मोकिंग पब्लिक प्लेस में इसकी पूरी तरह मनाही है। हाँ जी. हम कोई डॉक्टर से दवा बेरू लेने जाते हैं, हमें हम दूर दूर खड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोग यही होते हैं जो वहां स्मोकिंग कर रहे होते हैं। सर उसके बारे में दसिए जी। उसको हम कई बार आए हैं भी, हम उसको कह भी नहीं सकते, डर लगता है भी आदमी क्या बोलेगा, भी वो जो स्मोक करते हैं उसका हमारे पर क्या असर है जी। Okay. Dr. Dhameja, you want to take that question? Yes, I think not only during this lockdown period or social distancing, smoking itself it's very dangerous. It's very injurious to health. It's much more dangerous than even other kinds of addiction. So one should always refrain from smoking. There is no hesitation in telling somebody that this is not fair or this is not good to smoke. Not even in a public place, but even otherwise at home and other office and other the other places where we have the gatherings, where there used to be gatherings. So smoking should always be refrained. It doesn't not only reflects your defense mechanism. It smoking causes your basic lung function to be impaired. So your lung is not able to respond to the viral infection as a good healthy lung would be. So lung health is impaired by the smoking, and it also causes other cardiovascular elements. It's more people are more prone to get diabetes, people are more prone to get lung cancer, people are more prone to get heart attacks, people are more prone to get strokes. So the smoking causes so many diseases. It's just not one bad habit, it causes almost every organ of the body. So we have to have very, very strict regulations and very strict public campaigns to avoid smoking. Please do not smoke, and this is a time when we are going through a very crisis. So everything which adds to this crisis we should be avoid. और डॉक्टर सिंह, ये लॉकडाउन के टाइम में तो टोबैको मतलब बहुत सारी टोबैको के प्रोडक्ट्स के ऊपर एक तरह से उनकी सेल पे बैन लगा हुआ है। आप गुटखा वगैरह, खैनी वगैरह नहीं खरीद सकते। सिगरेट के बारे में लोग उतना, सिगरेट बीड़ी वगैरह के बारे में उतनी क्लैरिटी नहीं है, और लोगों को ये भी नहीं पता है, उनको ये भी क्लियर नहीं है कि अगर जैसे कि लोग सिगरेट पीते हैं तो फिर सिगरेट ख़त्म होने के बाद उसको बुझा के वो उसका बट फेंक देते हैं, तो क्या उससे भी कोरोना वायरस फैल सकता है, क्योंकि वो भी आपके सलाइवा के संपर्क में तो आया होता है? हाँ, ये देखिए आपने बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है गौतम जी। इसमें दो चीज़ें हैं।
सबसे पहला तो जैसे हमारे डॉक्टर धमीजा साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि भी स्मोकिंग का कितना बुरा प्रभाव होता है लंग्स पे। जो आदमी, आपके इनके क्वेश्चन से मैं रिलेटेड आपका आंसर दे रहा हूँ कि जो आदमी ऐसी सब चीज़ें होने के बाद भी स्मोक करता है, इसका मतलब उसको एडिक्शन है। जब आदमी को एडिक्शन है तो उसको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से थोड़ा सा मैं एक बार ज़रा रिपीट करके थोड़ा कर देता हूँ, सॉरी ये रेपिटेशन तो होगा परंतु ये बहुत अच्छा रहेगा कि स्मोकिंग करने से जो लंग्स की इम्यूनिटी होती है ना वो काफ़ी डाउन हो जाती है। सो लंग की सेल्स डैमेज हो जाती हैं। और ये जो कोरोना वायरस है ना, ये देखिए ये लंग्स को सबसे पहले अटैक करता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम में जाके मल्टीप्लाई करता है। वहाँ पे ये इतना बलगम बनाता है जिससे एयर स्पेसिस कम हो जाते हैं और सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। और अगर उस इंसान की जो स्मोक कर रहा है उसकी उम्र ज़्यादा है और ऊपर से उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर में मतलब बहुत सीरियस उसकी कंडीशन हो सकती है, उसको अस्पताल में जाना पड़ सकता है, वो हो सकता है। अब दूसरा सवाल था कि वो जो आदमी सिगरेट पी रहा है, वो मुंह में सिगरेट पी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो वायरस है ये नेजल सिक्रीशन से सिक्रीट होता है, ओरल कैविटी में भी सिक्रीट होता है, इवन आई के लैक्रिमल सिक्रीशन में भी ये देखा गया है। तो जब ये सलाइवा में सिक्रीट हो रहा है, ये वायरस निकल रहा है, तो उसमें जब हम सिगरेट पी रहे हैं तो उसकी बट में डेफिनेटली आपका ना सलाइवा लगेगा, और जब वो ज़मीन पे उसको फेंकेगा तो डेफिनेटली उससे चांसेस हैं कि वो वायरस जो है एरोसोल फॉर्मेशन में बन के वो एटमॉस्फेयर में आ सकता है। तो उसमें जो भी आदमी आसपास है उसको डेफिनेटली कोरोना वायरस का रिस्क रहेगा। एक तो हम जो आदमी पी रहा है सिगरेट, दूसरा नहीं पी रहा, वो पैसिव स्मोकर है एक तरह से, बिना मतलब कि उसके अंदर धुआं जा रहा है, और ये जी हाँ जी। और दूसरा जो बट जो उसने नीचे फेंकी है डेफिनेटली वो इन्फेक्टेड हो सकती है, और उससे वो जो वायरस जो है, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बट हो गया, पेन हो गया पॉकेट का, या पर्स हो गया, या आपका कोई भी और आर्टिकल है उसके ऊपर बैठ सकता है, मोबाइल फ़ोन हो गया, उस पर बैठ जाता है, वहाँ से वो एरोसोल फॉर्मेशन में आता है। और ये कम से कम 1.5 से 2 मीटर तक ये वायरस जो है हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर सकता है। और इसमें अभी रिसर्च एक और भी आया है कि ये ज़मीन से लगभग 6.5 से 8 फीट तक हवा में भी जा सकता है। तो क्यों नहीं वो बट से ये वायरस आएगा, और डेफिनेटली इट्स रिस्क टू द अदर पर्सन हु इज स्टैंडिंग नियर बाई, ये वहाँ से निकल रखा है। तो जो स्मोकिंग करते हैं इस पीरियड में, मैं समझता हूँ आपके माध्यम से हम उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ ये स्मोकिंग मत करिएगा। आपने अपने आप को भी बचाना है और समाज में दूसरों को भी बचाना है। ये समाज की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। इस लॉकडाउन को अगर हम पालन करेंगे, कोरोना कम फैलेगा और जीवन में जल्दी खुशहाली बहुत जल्दी आएगी। बिल्कुल। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, विनय कुमार मौर्य हैं माऊ से, उत्तर प्रदेश से मेरे ख्याल से। विनय, आप अपना सवाल करिए। विनय, आपको आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। यस सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी नॉर्मल इस समय मौसम जैसे कि चल, यस सर, यस सर। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि इस समय जो नॉर्मल ये बुखार या खांसी चल रही है, क्या ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? ओके, डॉक्टर मिश्रा, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? ज़रूर ज़रूर। आपका सवाल यह है कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि ये जो नॉर्मल बुखार खांसी, सबसे पहली चीज़ नॉर्मल बुखार खांसी से क्या तात्पर्य है। देखिए, हम अभी जो ये नया वायरस आया है जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं, अभी डॉक्टर साहब ने भी चर्चा की थी, कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हम किसकी जांच करें? देखिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए, आप घर पे रहे हैं, हम सारी चीज़ पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम करते हैं। आपको कितनी प्रोबेबिलिटी है, अगर आप घर पे रहे हैं या आपके ऐसे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई भी केस नहीं है, आप किसी के संपर्क में नहीं आए, आपको जुकाम है, सामान्य खांसी है, 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाती है, तो होगी। आई मीन वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन किन लोगों को इसके लिए चिंता करनी चाहिए और किन लोगों को जांच करानी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर इस चीज़ के मरीज आते हैं, आपको लगता है आप ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो बीमार हो सकता है, या आपको बुखार है, खांसी है और आगे सांस लेने में दिक्कत होती जा रही है, या ऐसे सिम्टम्स आते जा रहे हैं जिससे आपकी तबीयत खराब होती जा रही है, तो
आप जरूर जो भी आपके पास में चिकित्सालय है वहाँ पर या हेल्पलाइन पे बात करके आप उनसे बात कर सकते हैं, और वो इस चीज़ को एसेस करेंगे कि क्या आपके जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से आपकी जांच की जानी ज़रूरी है। अगर आपकी जांच की जानी ज़रूरी होगी, उस चीज़ पे इस चीज़ का सस्पिशन होगा, तो ज़रूर आपको बताया जाएगा कि इसकी जांच आप ऐसे करवा सकते हैं। लेकिन हर जुकाम और खांसी कोरोना नहीं है। और अगर बाय द वे किसी को कोरोना निकलता भी है, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, कोरोना का मतलब डेथ वारंट नहीं है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि कोरोना हो गया तो कोई बिल्कुल डेथ वारंट हो गया कि उसकी मृत्यु निश्चित है। अरे भैया 80% से ज़्यादा जो मरीज हैं उनमें कोई बहुत ही सामान्य लक्षण रहते हैं, उनको कोई बहुत सीरियस बीमारी नहीं होती है। तो अगर किसी को निकलता भी है तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। जो दिन प्रतिदिन आंकड़े आ रहे हैं, आप सभी लोग टीवी देख रहे हैं, तो आप ये देखिए कि जितनी मृत्यु हो रही है उससे कितने ज़्यादा लोग ठीक होकर घरों पे जा रहे हैं। तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। चिंता नहीं करें इस चीज़ के बारे में, अवेयर ज़रूर रहें, कोशिश करें कि ये फैले नहीं, लेकिन बिल्कुल इस चीज़ से घबराएं नहीं। और अगर आपको नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार है तो हर खांसी जुकाम बुखार इस चीज़ के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप हॉट स्पॉट के एरिया में रहते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी को हुआ है, तो तुरंत ही डॉक्टर को उस चीज़ के बारे में बताएं ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो सके और उसके बारे में आपको आगे जो भी उपचार है वो किया जा सके। इस वक्त मैं फेसबुक पे एक सवाल सुधीर कुमार हैं, वो पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से पूल टेस्टिंग के बारे में। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिंह आप बताना चाहेंगे कि अगर पूल टेस्टिंग को विस्तृत तरीके पे किया जाए तो किस हद तक इसका विस्तार किया जा सकता है? कितने लोगों को एक साथ टेस्ट किया जा सकता है? क्योंकि टेस्टिंग के ऊपर ही जोर सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उसी से लगता है कि एक हमको पूरा पुख्ता जवाब मिल पाएगा कि कोरोना वायरस फैल रहा है नहीं फैल रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में। हाँ, देखिए पूल टेस्टिंग में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जैसे कोई भी कंटेनमेंट एरिया है या हाई रिस्क ऐसा एरिया जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा चल रहा है, तो वो क्या करते हैं कि नॉट मोर देन 5% का ब्लड सैंपल लेके उसको नॉट मोर देन 5% का सैंपल लेके उसको हम पूल कर लेते हैं। पूल करने के बाद ना एक हाई एंड टेस्ट होता है कंफर्मेटरी, हम जिसको बोलते हैं रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे करके वो देखते हैं, तो अगर वो पूल टेस्ट में रिजल्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि भी इस एरिया में संक्रमण जो कम है। और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उस केस में फिर हमें ये है कि हमें ये थोड़ा सा हो जाता है, एक इंडिकेटर हो जाता है कि उस एरिया में ना बाकी लोगों की टेस्टिंग की जाए। तो पूल सैंपलिंग का मतलब ये है। जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस। Yes, go ahead. पूल वाला जो टेस्ट आया है पूलिंग के लिए, वो एक नया जो है एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है। तो उसको एक बेसिकली मास लेवल पे सर्वेलेंस के लिए ज़्यादा यूज किया जाएगा, उसको बजाय कि डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। तो डायग्नोसिस के लिए तो अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो रिवर्स पीसीआर या RT-PCR। सो द एंटीबॉडी टेस्ट जो हम रोज जान रहे हैं, देख रहे हैं कि इतनी किट्स आ गई हैं, इतना हम नया टेस्ट निकाल लिया है। जैसे त्रिवेंद्र में इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने एक नया टेस्ट निकाला है। सो वो जो टेस्ट आ रहे हैं एंटीबॉडीज टेस्ट हैं, वो इसका जो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो बहुत सारे लोगों का इकट्ठा सैंपल, बहुत सारे मीन्स जैसे इन्होंने कहा है कि उनका इकट्ठा सैंपल लेके पूल कर लेते हैं, फिर उनका एक ही टेस्ट लगाते हैं। अगर वो सारे नेगेटिव हैं तो सभी उसका आगे कुछ नहीं करते हैं। वही डॉक्टर साहब ने कहा कि नॉट मोर देन 5,000 लोगों का नहीं। अगर वो सबका नेगेटिव है तो कुछ नहीं करते हैं। अगर वो सबका पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव पूल टेस्ट आ गया तो फिर सबका लिए रिवर्स PCR करेंगे। सो मोटा मोटा ये सर्वेलेंस और एक ढूंढने के लिए कि हाई रिस्क जगह कौन सी है जहाँ पे हम जाके एक किस्म से ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉकेट है जहाँ पे चांसेज हैं कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा संक्रमण है यहाँ पे, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई करें एंड देन कंटेनमेंट करें। सो कंटेनमेंट इज द नेक्स्ट स्टेप एंड सर्वेलेंस, टेस्टिंग एंड देन कंटेनमेंट ऑफ दीज हाई एंड एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ है, ताकि उस एरिया को सील करके जो है आगे उसके लिए एक्शन लिया जा सके। हाँ, ये डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि अभी जैसे उन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है, मतलब कुछ एरियाज में किया, आपने सुना होगा कुछ 2 दिन पहले इतनी किट्स आई हैं। तो एक गिवन पर्टिकुलर पॉपुलेशन वेयर वी नो कि इट इज़ ए कंटेनमेंट एरिया, यहाँ पे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा हैं, तो वो एंटीबॉडी टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट ए डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये इसकी कोई डायग्नोस्टिक वैल्यू नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि इस एरिया में इतने लोगों को संक्रमण हुआ है, आगे उनकी क्या स्टोरी रहेगी, वेदर वो प्रोटेक्टेड पाथ पे चलेंगे या वो सिम्टम डेवलप करेंगे, वो चीज़ बाद में होती है। और पूलिंग का थोड़ा सा ये एडवांटेज होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि जो लेवल ऑफ RNA है
वो इस पॉपुलेशन में इन्फेक्शन रेट कैसा है, अच्छा। इन्फेक्टिविटी कैसी है, इन्फेक्टिविटी स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूल्ड प्लाज्मा में टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये हाई इन्फेक्टिविटी जोन है। Okay. और बिल्कुल डॉक्टर साहब धमीजा साहब ने ठीक कहा कि उसको कंटेनमेंट करके उसके में ऊपर ऑल एफर्ट्स हमें वहाँ लगानी चाहिए कि जितने भी सब्जेक्ट्स वो है ना वो मतलब कि लॉकडाउन में ही रहें, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर्फ्यू की तरह लगना चाहिए। Especially if you have वो limited फैलाना। resources, it's a बिल्कुल। viable way to go हाँ, about ये things. आपने बहुत अच्छी बात बोली। देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज वाली बात मैं आपको कहता हूँ तो मुझे एक बात बड़ी ध्यान में आती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़े दिन पहले हमारी डिस्कशन भी हो रही थी। वो कंट्री जिसमें हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग इज़ अ काइंड ऑफ सोशल वैक्सीन। देखिए अदरवाइज एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जब वो रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है उसके लिए वेंटिलेटर्स चाहिए, हमें बिल्कुल। ऑक्सीजन लाइंस चाहिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स चाहिए, एंटीवायरल ड्रग्स चाहिए और कितना सारा मैन पावर चाहिए। तो अगर डेथ्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए तो क्या इज आर वी नहीं, रियली प्रिवेंशन प्रिपेयर्ड? तो है ही सबसे बड़ी बहुत मुश्किल है। दवा, प्रिवेंशन जी, ही होती है। prevention is मदन better हमारे than साथ cure। फोन लाइन पर जुड़ जी। गए हैं दिल्ली से। मदन, आप अपना सवाल करिए। हेलो। हाँ, गो अहेड मदन। हाँ सर, मेरे को अभी एक हफ्ते पहले सर थोड़ा बुखार हुआ था। अच्छा, बुखार भी हुआ और सर थोड़ी खांसी हो रही थी सर, रुक रुक करके। ठीक है, तो आगे मैंने बताएं। सर मैंने नजदीक से दवाई ले ली, उसके बाद फिर मेरा बुखार तो खत्म हो गया, लेकिन मेरे को खांसी ना रुक रुक के आती रही है। और आज ये 13 तारीख को हुआ था मेरे को, और आज सर 20 तारीख है, लेकिन बुखार नहीं है मेरे को, सिर्फ खांसी सर कभी कभार हल्की हल्की उठ उठ के आती है। तो मैंने कफ सिरप भी पी है और कफ सिरप से थोड़ा आराम आया है। ओके। तो सर मैं क्या प्रिकॉशन रखूं, क्योंकि मेरा भी 9 तारीख को मैं हॉस्पिटल में था, मेरे बेबी हुआ है, बेबी बॉय। मुबारक हो आपको। हाँ जी। तो उस समय मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ और उसके बाद मैं बैंक में भी जॉब करता हूँ। तो अच्छा, बैंक में मैं रोज ड्यूटी पे जाता था। तो अब एक हफ्ते से मैं घर 13 तारीख से जब मुझे बुखार हुआ हल्का और खांसी होने लगी तो फिर मैं ड्यूटी पे नहीं गया, लेकिन मैंने घर में अपने आप को थोड़ा बंद कर लिया और मैं घर में ही रहा और मैंने कफ सिरप पी ली और अब थोड़ा थोड़ा मेरे को आराम है सर। इस बारे में बताइए सर। मैं आप लाइन पे रहिए, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए आपको। डॉक्टर मिश्रा, इनको घर पे रहने के अलावा और कुछ करने की जरूरत है? देखिए, आपने सबसे अच्छा जो मुझे आपकी बात से लगा कि जैसे ही आपको सिम्टम हुए आपने कहा कि मैंने अपने को घर में रख लिया। आपने सबसे बढ़िया चीज़ की है। दूसरा, आपने चिकित्सक से संपर्क किया है, जहाँ भी आपने दिखाया है उन्होंने दवाई दी है और आप बता रहे हैं कि आपको उसमें आराम आया है। मेरी अभी आपको सलाह यही है कि आपको दवाई से आराम आया है, आप एक तो मास्क का उपयोग करें, अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा के रखें, घर में आप अलग रहें, थोड़ा सा सोशल आइसोलेशन रखें, 14 दिन तक उन सारे सिम्टम्स के ऊपर कम से कम नज़र रखें। अगर सिम्टम्स आपके इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, अगर आपको तकलीफ बढ़ रही है या सांस लेने में आ रही है तो आप तब दिखाएं। आपने बताया कि आप अस्पताल में गए हैं और बैंक में भी गए, हो सकता है कि हो, लेकिन चूंकि आप बता रहे हैं कि आपका बुखार ठीक हो और सिम्टम्स सबसाइड कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ अभी के लिए आपको मास्क लगा के रखना है, आपको घर पे रहना है, घर में बाकी लोगों से अलग रहना है और 14 दिन तक इसके ऊपर नज़र रखनी है। सिम्टम बिगड़ने पे तुरंत ही जो भी हेल्पलाइन है उसको थोड़ा contact टाइम के करें। लिए आपको अपने दिल पे पत्थर रखना होगा। बच्चे को मत खिलाइएगा, आप अभी अभी बाप बने हैं, थोड़ी दूरी बनाए रखिएगा, मास्क जरूर लगाइएगा और जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि खुद को थोड़ा अलग ही रखें, बाकी परिवार के लोगों से भी अलग रखें जब तक आपको ये लक्षण है। आपने बताया कि तकरीबन 13 तारीख से हुआ तो 7 दिन तो हो गए, 7 और दिन की बात है, थोड़ा सब्र रखिएगा। So this is one of those things, you know, that people really we've been answering questions about how your purchases should be handled. The other thing is डॉक्टर साहब ये भी पूछ रहे हैं कि अखबार का क्या किया जाए, क्योंकि उसको लेके अभी भी कंफ्यूजन है कि अखबार पहले की घर में आने दें ना आने दें, और अगर ले आते हैं मंगवा लेते हैं तो फिर क्या किया जाए ताकि अखबार सेफ रहें पढ़ने के लिए। डॉक्टर सिंह, आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अखबार आती है तो आप उसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर वही आपने प्रिकॉशन ऑब्जर्व करनी होगी कि आप पहले अपने हाथ धोएं, अखबार को पढ़ें, थोड़ा दूर रख के पढ़ें अखबार को। और एक बहुत ही अच्छी प्रिकॉशन है, सावधानी की, अगर धूप निकली है तो अखबार को थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिएगा एज ए प्रिकॉशन। धूप में रखने से क्या होता है कि डॉक्टर मिश्रा जी ने भी अभी बताया कि सन रेज के अंदर अल्ट्रावायलेट, सन लाइट के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो 100% जर्मिसाइडल्स होती हैं। अगर कोई वायरस वगैरह उस पर होगा भी तो वो जो है मर जाएगा। लेकिन अखबार को बहुत ज़्यादा अगर आप सोचें कि अगर वो रिस्की है पढ़ना, तो ऐसा नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आप बस 2 ही बातों का ध्यान रखिए, पढ़ने से पहले अपने हाथ धोइएगा, पढ़ने के बाद उठिएगा, गर्म अपना रनिंग वाटर से और अपना प्लेन सोप
से अच्छे से हाथ धोइएगा और अपने टॉवल से उसको यूज़ करिएगा। कोई इसमें चिंता नहीं है, घबराने की नहीं, अखबार पढ़ सकते हैं। और डॉक्टर मिश्रा, कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे बड़ा वीडियो चल रहा था कि अखबार किसी के घर में आया, उन्होंने उसको इस्त्री से आयन कर दिया और फिर उसको पढ़ लिया। क्या वो भी एक नुस्खा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले ये सवाल कई बार आया और मैंने कई सारे टीवी चैनल्स में इसमें बात की है, और ये मुझे लग रहा है कि शुरुआत के दिनों से ये सवाल आ रहा है। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई, लोगों के दिमाग में ये शंका कहाँ से आई है। एक करीब 17-18 मार्च को एक पेपर पब्लिश हुआ था अमेरिका में, और NIH जो उनकी एजेंसी है उसने भी इसके बारे में बताया था। उसमें ये बताया गया था कि कार्डबोर्ड्स पे ये जो विषाणु है ये करीब 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है। तो उसके बाद ये हुआ कि सब अखबार सुरक्षित है या नहीं है। तो आप पहले ये समझिए कि जो आजकल के जो प्रिंटिंग प्रोसेस है जो पूरी है वो फुली ऑटोमेटेड है, पूरी ऑटोमेटेड, उसमें कहीं हाथ का इस्तेमाल नहीं होता है, और उसमें जो टेम्परेचर्स रहते हैं उसमें वायरस नहीं रह सकता। एक चीज़ पैक होके वो वहाँ तक आता। अब जो संभावना बचती है, थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल संभावना बहुत कम है उसमें वायरस होने की, लेकिन थ्योरेटिकल संभावना कहाँ पे आती है? अगर जो वहाँ से जो आपका वितरण करने में उसने लिया, जो वितरण करने वाला है उसने अगर उस अखबार को लिया और उसको खांसी है, मास्क नहीं पहना और वो कोरोना पॉजिटिव भी, और उसने हाथ पे खांस लिया और उसी से अखबार उठा के दिया, आपने उसी अखबार को उठाया और आपने हाथ भी नहीं धोए और उसको चेहरे पे लगा गया, तो यहाँ जरूर एक पॉसिबिलिटी बनती है जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि आपको अखबार से कोरोना होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रिकॉशन लेना है तो आप ले सकते हैं। जहाँ तक प्रेस वाली चीज़ है या कोई भी चीज़ है, यस इट कैन डिस्ट्रॉय, बट मुझे नहीं लगता कि इतने एक्सट्रीम मेजर्स लेने की ज़रूरत है। आप भैया सिंपल मेजर लीजिए, अखबार जब आता है आप अपने हाथ धोइए, अखबार पढ़ने के बाद फिर से आप साबुन से हाथ धोइए, उन हाथों को अपने चेहरे पर नहीं ले जाइए, आप खूब प्रसन्नता के साथ अखबार पढ़िए। भाई आप घर पे हैं, खाली हैं, तो अखबार जरूर पढ़ें, अपनी ज्ञान वृद्धि करें, समाचार पढ़ें, लेकिन प्रिकॉशन जरूर लें। जब भी अखबार छूते हैं हाथ जरूर धोएं और उस पढ़ने के बाद उसको एक तरफ रख दें। तो मोटी मोटी बात यह है कि अगर हम बेसिक रेस्पिरेटरी हाइजीन और हैंड हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो अखबार हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो सबसे हमें जो है प्रिकॉशन वाला जो है मेथड लेना पड़ेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आजकल सोशल मीडिया में सभी अखबार ई पेपर आ रहे हैं, सो चाहे वो फ्री में है, चाहे वो कोई भी इंग्लिश का अखबार हो, कोई भी हिंदी का अखबार हो। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है, so there are other ways to read the and encourage मधुलिका is another caller हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दिल्ली से। मधुलिका, go ahead, ask your question please. Actually, doctor, I've heard about Kerala's story of success, but most of the television channels are showing that they were very, prompt on social distancing and all. But I've also observed that the death rate in Kerala is very low, and their health minister said that they, apart from allopathy, they are also using some Ayurvedic, therapies. So if somebody can tell us about what are the Ayurvedic therapies or medicines that are being used in Kerala, so that if we can use them as a preventive, because Ayurveda is like, it's some herbs or something. So that can be used for prevention also. No channel is sharing. Actually, no channel is sharing the treatment which is being used in Kerala. They are using the methods which were applied, for containment, not for treatment. But they have a very successful rate of treatment also. Okay. So can somebody put a light on that? Okay, the doctors we have on our panel today are all allopathic doctors, but I would ask them if they have yes, any opinion about definitely I it. would like to- डॉक्टर सिंह कुछ कहना चाहते हैं, इनफैक्ट तीनों डॉक्टर कुछ कहना चाहते हैं, तो डॉक्टर सिंह से शुरू करते कोई हैं। बात नहीं, हम तीनों बताएंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए, एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम 21st सेंचुरी में हैं। हम जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, हम कहते हैं वी प्रैक्टिस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होता ना किसी मेडिसिन के बारे में कि ये क्योर करती है, इन्फेक्शन को ठीक करती है या प्रिवेंट करती है, हम उसको रिकमेंड नहीं करते। एलोपैथी के अंदर जब भी कोई दवाई दी जाती है, उसको क्लिनिकल ट्रायल के स्टेजेस से वो पास होती है, ह्यूमन ट्रायल्स, वॉलंटियर्स पे ट्रायल्स होते हैं, फिर वो मेडिसिन यूज़ होती है। और जहाँ तक ये जो आयुर्वेदा की मेडिसिन हैं, देखिए आयुर्वेदा की मेडिसिन में ये है कि थोड़ा साइड इफेक्ट कम होता है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन में एक थोड़ा सा एडवांटेज जरूर होता है कि देयर आर क्वाइट ए फ्यू नंबर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। जैसे आप वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं तो इनडायरेक्टली उससे आपको थोड़ा सा ये है कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। जैसे कि च्यवनप्राश मान लीजिए। जैसे च्यवनप्राश है, हाँ जी, उसमें विटामिन आंवला जो होता है वो विटामिन सी का रिच होता है।
आंवला बिल्कुल, जो कि एलोपैथिक डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो विटामिन सी रिच होता है, आंवला बेस होता है, तो वो विटामिन सी रिच होता है और विटामिन सी इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। इस तरह से कुछ डिकॉक्शंस बनाए जाते हैं, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, काढ़ा वगैरह बनाया जाता है। लेकिन आप सोचें कि उससे लेने से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अपने दिमाग से, अपने जहन से इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो है आयुर्वेदिक दवाई खाने से या होम्योपैथिक दवाई खाने से हो जाएगा। आप ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ले लीजिएगा, आपकी थोड़ी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो जाएगी। परंतु एलोपैथिक मेडिसिन जो एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं हम, वो बिल्कुल क्लियर कट, वो दे वर्क ऑन देयर टारगेट एंड इट्स एन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन दैट वी नीड टू डॉक्टर धमीजा भी प्रैक्टिस। शायद हमको बताएंगे प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में यहाँ पर। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना ही सचेत करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना हो तो उन्होंने भी बहुत सारी हिदायतें दी थी कि गर्म पानी के गार्गल्स करिए, या जो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले आयुर्वेदिक जो नुस्खे हैं उन्होंने बात की थी बहुत। और मुझे लगता है कि जब आपके पास कोरोना की कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो ये जो घरेलू नुस्खे हैं जो टाइम टेस्टेड बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो उनको लेने में या इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। आपको जो है चाहे वो नॉर्मल इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले विटामिन सी की चीज़ें हों, जैसे अभी चर्चा की, चाहे वो नॉर्मल आपके अदरक वाली चीज़ें हों, या जो काढ़े वाली चीज़ें हैं, या गर्म पानी वाली, सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुँचाती है, चाहे वो प्लेसिबो इफेक्ट क्यों ना हो। इसके साथ साथ मैं सिर्फ एक और चीज़ ऐड करूँगा कि योगा एंड मेडिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी माइंड की रिलैक्सेशन के लिए भी और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी। सो ये देखा गया है कि ये जो हम जैसे प्राणायाम एक क्रिया है या दूसरे योगिक क्रिया हैं, ये सब भी सहायक हैं जिनको एक्सपोजर हुआ है या एक्सपोजर होके बीमारी ना होने में और प्रिवेंशन में। तो ये सब चीज़ों का एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल है, इसलिए इसको कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी बोलते हैं। सो एवरी medicine has its own place. Although as a allopathic doctor I am not, this is my disclaimer, I am not entitled to say anything about Ayurvedic medicine, but since the question is on the Ayurveda and the prevention, so there is some role, as there is in Ayush Ministry of Ayush, they are also advocating. So this is in addition to what we already have, but unfortunately कोरोना के लिए बहुत कुछ हमारे पास नहीं है। प्रिवेंशन ही है जिससे हम बच सकते हैं और अपने दूसरे लोगों को भी सोसाइटी में बचा सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आप भी कुछ इसमें ऐड करना I would चाहते like to add because madam she has asked two questions, so I'll take the second question for उन्होंने केरला के बारे Kerala में model पूछा and about specifically। this Ayush things. So what my co-panelists they have already pointed out about the this Ayush medicines. The thing is, if you really want, what are the guidelines? Government of India, Ayush Ministry, they have issued certain guidelines about these precautions, these medicines, which are Ayurvedic and yoga medicines, and they have been prepared by the renowned, teachers of Ayurveda and yoga, and you can take help of that. Many of the Ayurvedic medicines, they improve your immunity, and ultimately until unless we have any medicine, it's our immunity that will take care, general immunity will take care of the disease. So if there is any drug or any food which boosts up your immunity, as Dr. Saab has said about vitamin C and other thing, there are many other Glow, Ashwagandha. I am not a person of Ayurveda, but that is written on the Ayush Ministry, and you can take print out, you can read it there and follow those things. Right. The other thing about the yoga and meditation, since though I am a practitioner of modern medicine, but I do a lot of research on yoga as well, and it has been found, yes, yoga and meditation, they are quite helpful. The other question I will take very short about the Kerala model. See, whether it's a Kerala model, it's Bhilwara model, it's Agra model, or any other model which is evolving in the country, the principles they are same. It's the containment. You diagnose the case, contain them, and prevent the spread. So the epidemiological principles, they are the same. So the main thing is, if there's somebody a case who is suspected, contain that zone for 14 days or more, and prevent the spread, which we are doing through lockdown. इसके साथ ही और भी कई सवाल आ रहे हैं। ट्विटर से मैं कुछ सवाल ले रहा हूँ। एक विकास गोपानी है, वो पूछ रहे हैं कि क्या इस कोरोना वायरस के सीज़न में हमें एयर कंडीशनर चलाना चाहिए, क्या उससे कोरोना वायरस फैलेगा तो नहीं? डॉक्टर सिंह, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? डेफिनेटली इसके ऊपर क्या मैं ये कहूँगा कि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ क्वाइट अ फ्यू बॉडीज, साइंटिफिक बॉडीज़, एयर कंडीशनर को ना नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एयर कंडीशनर के अंदर, देखिए एयर कंडीशनर एक तो है घर के अंदर होता है, एक है कि आप ऑफिस में काम करते हैं,
तो एयर कंडीशनर को इसलिए नहीं चलाना चाहिए कि आप क्लोज रूम में जब बैठे हैं तो आपका सारा कमरा चारों तरफ से बंद हो जाता है, तो आपको वही जो एयर है ना अंदर कमरे में रीसर्कुलेट होती रहती है। अगर एक भी पर्सन को मान लो इन्फेक्शन होगा तो वो उस कमरे के अंदर ही वो सर्कुलेशन में वायरस रहेगा, तो ये हार्मफुल है। अब मान लीजिए एक फैमिली में 4 लोग हैं और एक को साइलेंट इन्फेक्शन है, उसका वायरस आ रहा है बाहर, और बाकी 3 को नहीं है, और एसी आपने चला दिया तो वो डेफिनेटली तो हार्मफुल फिर है। तो पंखा भी नहीं चलाना चाहिए पंखा, डॉक्टर? हाँ पंखा भी वैसे मना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि भी आप खिड़की खोल लीजिएगा और पंखा चला लीजिएगा, उससे क्या होता है कि वेंटिलेशन होता है तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। जहाँ तक ये सवाल का एक और इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या करना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी बड़ा क्लियरली ये गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि आपको एसी आप तभी चला सकते हैं अगर उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का फिल्टर लगा होता है, जिसको हम हीपा फिल्टर बोलते हैं। अगर हीपा फिल्टर लगा होता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आजकल कुछ ऐसे डिवाइसेस आ गई हैं जो हमने अपने हॉस्पिटल में भी लगाई हैं, सफदरजंग अस्पताल में, कि जहाँ से एयर इनलेट में जाती है एसी सिस्टम में, डक्ट सिस्टम में, उसके इनलेट में वो डिवाइस लग जाती है, पूरा एयर फिल्टर हो जाता है वहीं उसी पॉइंट पे, फिर वो AHU सिस्टम के अंदर अच्छा, तो जाती ये है। रेट्रोफिट भी हो सकता जी है? जी हाँ, और AHU सिस्टम के अंदर जाती है और वहाँ से फिर वो दोबारा जब सिस्टम में आती है तो वहाँ पे भी एक वो डिवाइस लग जाता है। ओके। तो उस तरह से ये जो होती है ना डिवाइस लग जाती है, तो ये वायरसेस को, बैक्टीरिया को किल करती है और बाकी जर्म्स को भी। घर के अंदर भी जो है एसी जो है उसको चलाना मैं सोचता हूँ बेहतर नहीं रहेगा। आप खिड़की खोल लीजिएगा और पंखा धीरे से चलाइएगा तो उससे ठीक रहेगा। डॉक्टर धमीजा, आप कुछ कहना चाहते थे? एक सवाल मैं एक और इस बीच में आपसे ले लेता हूँ, और ममता वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे भी जुड़ गई हैं दिल्ली से ही। ममता, आप अपना सवाल करिए प्लीज। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं वो 15 दिन तक ही दिखते हैं या उसके बाद भी दिखते हैं? डॉक्टर धमीजा जवाब देंगे। देखिए, ये जो एक कोरोना SARS-CoV-2 का जो इन्फेक्शन है, इसकी एक टाइमलाइन है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन है। कुछ अब देखा गया, कुछ हो सकता है इसे थोड़ा ज़्यादा भी लोग बता रहे हैं, जैसे जैसे हम इसके बारे में ज़्यादा जान रहे हैं। लेकिन जो सिम्टम्स हैं यूजुअली वो पहले 5 दिन के बाद आने शुरू होते हैं, 1 to 5 डेज़ के बाद, और 2 हफ्ते तक सामान्यतया मरीज़ ठीक हो जाता है। 80% लोगों को कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मल जो है हल्का बुखार और हल्की खांसी हो सकती है, और 20% जो लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें भी 15% लोग जो हैं वो बिल्कुल जो है नॉर्मल इलाज से ठीक होते हैं, और 5% क्रिटिकल केयर में जाते हैं जिनको रेस्पिरेटर की, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो उसमें 2-3% की मोर्टेलिटी है। सो एक टाइमलाइन जो है वो यही है कि आपको इन्फेक्शन हुई, पहले 5 दिन तक तो शायद एसिम्टोमेटिक रहेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे एसिम्टोमेटिक कैरियर्स की जो स्प्रेड करते हैं, और उसके बाद 5वें दिन के बाद आपको अगले 10 दिन तक जो है आपको सिम्टम्स रह सकते हैं और उसके बाद ठीक हो सकते हैं। तो ये जो 2 चर्चाएं मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो एयर कंडीशनिंग का जो क्वेश्चन था, शायद उसके 2 कंपोनेंट हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि एयर कंडीशनिंग जैसे हम किसी मॉल में गए या किसी ऐसी जगह पे गए, वो तो डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनकी सिस्टम सर्कुलेशन अलग है। लेकिन जो छोटे शायद घर में एसी के कमरे हैं या जो उसमें, वो शायद इतना नुकसानदायक शायद ना हो, मुझे ऐसा लगता है। कुछ गाइडलाइंस भी हैं कि घर के एसी के लिए कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेज हैं, बड़ी शॉपिंग मॉल्स हैं, ऑफिस हैं, उसमें डेफिनेटली एसी का नुकसान हो सकता है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट इशू जो हम जो चर्चा में लाना चाहते हैं वो ये है कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या जो एक्सपोज्ड हैं, लेकिन अभी लक्षण नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत सारे ये देखा गया है कि 20% तक ऐसे केसेस में हो सकता है कि कोई सिम्टम ना आए, और ये लोग बहुत खतरनाक हैं एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्प्रेडिंग के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस बहुत जल्दी से फैलता है। इस वायरस की यही एक प्रॉब्लम है कि ये इट स्प्रेड्स वेरी क्विकली। तो उसको जो है रोकने के लिए हमें ऐसे लोगों से थोड़ा सा प्रिवेंशन रखना चाहिए। अगर कोई किसी को कुछ लगता है कि एक्सपोजर हुआ है या उसको चांसेज हैं या किसी कंटेक्ट में आया है, तो उसको जो है ये मास्क वाली जो है सावधानी जरूर रखनी चाहिए, और जो है उसको बिना मास्क के कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो घर के अंदर भी, चाहे वो दूसरों के साथ भी। सो वो सिर्फ अपने लिए नहीं और समाज के दूसरे लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो स्प्रेड ना करे। सो वी हैव टू बी बिवेयर ऑफ दीज एसिम्टोमेटिक केसेस विच आर एक्चुअली नॉट हैव बीन टेस्टेड एज ए पॉजिटिव। ओके डॉक्टर मिश्रा, कुछ ऐसे सवाल भी आ रहे हैं, जैसे कि दीपक शर्मा पूछ रहे हैं कि अगर हम if we go to buy any medicine to a chemist shop, what should we be doing with the medicine? Should we have it just like that? Should we wash it with what? इस तरह के सवाल भी हैं।
ये भी पूछ रहे हैं कुछ हमारे जो लोग ट्विटर पे जिन्होंने सवाल किया है, जैसे कि कमल पूछ रहे हैं कि घर में 5 बड़े सदस्य हैं तो और बच्चे भी हैं, तो क्या सबको मास्क पहन के घर में बैठना चाहिए सारा टाइम? देखिए, 2 सवाल हैं। सबसे पहले मैं लूँगा आपका जो मेडिसिन वाला आपने सवाल किया है कि क्या कैसे करना चाहिए। मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी सरफेसेज हैं वहाँ से ये वायरस फैल सकता है। अब अगर इसमें समझना पड़ेगा कि मेडिसिन से कैसे फैल सकता है। अगर आप हमसे पूछते हैं मेडिसिन से, सीधी बात मैंने फिर से बताया कि जहाँ तक वो पैक होके आ रही है, जहाँ तक रखी हुई है, वहाँ तक कोई संभावना नहीं है। पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर का, उसी प्रकार से मेडिसिन का भी पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है, पैक होके आती है। अब सवाल ये है कि जिस आदमी ने आपको उठा के अगर एक स्ट्रिप दी है और उसको खांसी है, उसने प्रिकॉशंस नहीं लिए हुए हैं, उसने अपने हाथ पे खांसा हुआ है, उसमें वायरस आ गए हैं और उसी हाथ से आपको स्ट्रिप दी है, आपने उन हाथों से स्ट्रिप ले ली है और उन हाथों को अपने चेहरे तक ले गए, तो जरूर एक थ्योरेटिकल संभावना बचती है, लेकिन प्रैक्टिकल संभावना इसकी बहुत ही कम है। थ्योरेटिकल संभावना जरूर है, मैं इससे इनकार नहीं करता, प्रैक्टिकल संभावना इसकी कम है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप अपने हाथों को धोएं अगर ऐसी चीज़ को छुएं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि घर के अगर 5 सदस्य हैं तो क्या सभी को मास्क पहनना चाहिए। हमने क्यों बताया मास्क पहनना चाहिए या क्या करना है। देखिए, अभी जो बात चल रही है उसमें ये है कि आपके जो घर के सदस्य हैं, आप लोग एक साथ हैं, रह रहे हैं, तो जहाँ पे भी कोशिश ये करें कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो जिनकी कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे उनको डायबिटीज़ है साथ में, या हाइपरटेंशन है, या कैंसर है, या कोई भी ऐसी दिक्कत है, किडनी की डिजीज है जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, जो वृद्ध लोग हैं उनका एक विशेष करके ख्याल रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक मास्क का सवाल है, मास्क हम इसलिए पहन रहे हैं कि अगर हमें हमें अगर वो बीमारी हमारे सांस में है तो हम घर के बाकी सदस्यों को नहीं फैलाएं, तो मास्क की आवश्यकता वहाँ पर है। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार है। अगर आप 20 दिन से 25 दिन से घर से बाहर निकले ही नहीं, आप 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, साथ रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उस समय मास्क जरूर पहन के रहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है गुरुग्राम से, विमल, उनसे भी बात कर लेते हैं। विमल, आप अपना सवाल पूछिए। जी, सभी डॉक्टर्स को मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले डॉक्टर्स को सैल्यूट करना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं हमारे देश के लिए बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम उनके बहुत धन्यवादी हैं। और मेरा सवाल ये है कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मुझे थोड़ी अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मैं हमारी गलियों में बाहर सब्जी बेचने आते हैं, हालांकि उन्होंने मास्क लगा रखा होता है, पर वो अलग बात है कि वो मुझे लगता है कि एक ही मास्क को कई दिन यूज करते हैं। तो क्या मैं मास्क पहन के सब्जी लेने बाहर जा सकती हूँ? उसके बाद मैं पूरे प्रिकॉशन लेती हूँ सब्जी धोने के या हाथ धोने के, तो क्या मुझे जाना चाहिए बाहर सब्जी लेने? क्योंकि आज जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एसिम्टोमेटिक भी पेशेंट बहुत हैं, तो हो सकता है सब्जी वाले को प्रॉब्लम हो और वो अभी नजर ना आ रही हो। डॉक्टर सिंह, क्या जवाब होगा इनके सवाल का? हाँ जी, देखिए, आपको अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है, एक तो सबसे पहले आप अपनी मेडिसिन जो है ना वो बिल्कुल रेगुलर रहें। आप रेगुलर मेडिसिन लेंगे तो उसमें ये रहेगा कि आपको अस्थमा की जो प्रॉब्लम प्रेसिपिटेट नहीं आएगी, और आप बिल्कुल अपना आराम से मास्क लगा के आप मेडिसिन अपना जा सकती हैं, सब्जी वगैरह बिल्कुल ख़रीद सकती हैं। बस आप जब मास्क लगा लेती हैं तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं दूसरे से, और दूसरी बात ये है कि एट द सेम टाइम आप किसी को और इन्फेक्ट नहीं कर रही हैं। आपको मास्क लगा के बिल्कुल जा सकती हैं, बस आपने यही ध्यान रखना है, एक तो अपना मेडिसिन जो है बिल्कुल रेगुलर लीजिए, मास्क लगाइएगा, मेंटली एक तरह से स्ट्रेस में मत जाइएगा कि आप ये मत सोचिएगा आपको अस्थमा है और बहुत जल्दी आप उसमें बीमार हो जाएंगी या आपको कोरोना हो जाएगा, ऐसा किसी भी तरह का मन में विचार मत लाइएगा। अपने हाथ धोइएगा, साफ थैला या साफ एक कंटेनर लेके जाइएगा, अपनी मेडिसिन वो जो सब्जियां हैं या फल लेके आइएगा। जैसे मैंने पहले बोला, आप सब्जियां लाती हैं तो बहुत ही अच्छा तरीका, देखिए मैं अभी फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप सब्जियों को लाके पानी में भर के और उसमें नमक जरूर डालिएगा, क्योंकि ये वायरस जो है ना कोरोना का बहुत लेबाइल और सेंसिटिव होता है, तो ये बहुत जल्दी वॉश हो जाएगा। और इसी तरह से फलों को भी आप धो के अच्छे कपड़े से सुखा सकते हैं, उसमें भी थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो उससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि फलों को आफ्टर ऑल पील कर लेती हैं। तो आप उसको धो के सुखा के फलों को ना कपड़े से साफ़ करके अपने हाथ धो लीजिएगा, मास्क लगाइएगा, मन को खुश रखिएगा, आप आराम से जाइएगा, बहुत दौड़िएगा नहीं, अपने आप को स्ट्रेस में मत डालिएगा, क्योंकि जब आपको अस्थमा, अगर आप स्ट्रेस में जाएंगी तो उससे वो अस्थमा का फैक्टर जो है ट्रिगर हो सकता है। रेगुलर मेडिकेशन लीजिएगा, रेगुलर चेकअप कराइएगा और अपने मन को प्रसन्नचित रखिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। थैंक यू। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, विमल? नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, और जो सवाल अमूमन आते हैं वो ये हैं कि
किस तरह से हमें अब बाकी अपनी दिनचर्या को रखना चाहिए, क्योंकि इट्स अ टास्क, यू नो, इफ़ यू आर जस्ट लॉक्ड इन, घर पे आप हैं तो आप दिन भर क्या करें, वही मानसिक बातें भी आ जाती हैं. डॉक्टर धमीजा, what more can we suggest to our viewers in terms of how to keep themselves busy? You see, there is a difference between social isolation and social distancing. So, social distancing does not always mean that you are socially isolated. So, there are so many creative things. Connect with your family, develop a new hobby, learn a new language, try to make use of this time. There are so many webinars, educational activities going on. So, this is the time when you can do whatever you wanted to do and never had a time to do. So, this is something which you know, get positives out of your lockdown. So, what I would suggest is take care of your elderly. They are the vulnerable group. They are the one who have, you know, age which is against them. They have the comorbidities. They have the decreased immunity. They can't fight the infection as the young people can fight it. If you see in India, the ICMR figures released yesterday or day before yesterday, they say the 75% of all the deaths of the people who have died are more than 60 years of age. So, you can imagine. So, elderly are very, very vulnerable group. We have our grandparents, we have our parents, we have to look after them, whether they have got the stocks of medicine, they have got the essential commodities with them, they have using their you know, mobile phones and social media, so that they are in touch with the children and with your family members. So, look after them, look after yourself, do yoga, do meditation, try to use this time in a creative, constructive activities rather than thinking about the corona and corona and corona. Dr. Mishra, any closing comments from you? What I would say, as all the panelists have said, that this is a time in the lockdown, do the activity which you couldn't do because of your busy schedule. Keep special, take special precautions for the elderly people in your home, and spend your time with your children. Follow all the social distancing norms, and don't forget to wash your hand frequently. एक छोटा सा इसमें एक दो चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा. जैसे मेरे दोनों मित्रों ने बहुत अच्छा ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. ये देखिए, ये जो टाइम है ना, बहुत ही अच्छा टाइम है अपनी वो हॉबीज़ परस्यू करने के लिए जिसके लिए आप हमेशा समय के लिए तरसते थे कि समय मिल जाए करने के लिए. बिल्कुल डॉक्टर धमीजा ने कहा कि जो एल्डरली हैं उनके बारे में मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूँगा कि अगर घर में आपके पास कमरा है तो जो 60 प्लस के हैं आपको उन कमरे में रहें, वो एक अलग कमरे में रहें और उनका ध्यान रखें, उनको टीवी लगा के दें और उनको बीच बीच में जाके उनके पास कुर्सी लगा के थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रख के उनके साथ बातचीत करिएगा. और बाकी टाइम में आप अपने बैठ के कितनी, मैं कहता हूँ इस संसार में धरती पे कोई ऐसा इंसान है नहीं जिसकी कोई हॉबी ना होती हो. वो लिटरेचर पढ़े, आप लिख सकते हैं, यू आर ए गुड राइटर, यू वॉच मूवीज़, रीड सम गुड मैगजीन्स. और इन सब से ऊपर बढ़ के देखिएगा, बहुत सारे आप टीवी जब रात को देखते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन हैज़ चेंज्ड योर लाइफ. आपका ये टाइम है इंट्रोस्पेक्शन करने का, कि हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने आप को कि पहला हमारा जीवन कैसा था, अब जीवन कैसा है, आगे आने वाले टाइम के लिए विकास के बारे में सोचिए कि मैं अपने आप को कैसे डेवलप कर सकता हूँ, कैसे डेवलप कर सकती हूँ, और मुझे किस तरह से अपनी दिनचर्या को और इम्प्रूव करना है, कैसे छोटे भाई बहनों का, ब्रदर सिस्टर का, पेरेंट्स का ख्याल रखना है, सोशल सर्विस कैसे करनी है, चैरिटी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. There are so many things. I mean, one just has to let one's mind roam free, and there will always be things that one can think of and then act upon them to add to your own attributes. That's one thing that creative thinking is very important. I'm afraid we've run out of time completely for today's episode of Dr. Speak, but do join us again at 2 p.m. Tomorrow. We'll be here to respond to your queries, and as always, there are those numbers that you can call, and you can also join us on our Facebook page as well as on our Twitter handle. Thanks for watching for the time being, and thank you, doctors, for coming in.